मैं कसूरवार हो गई वसुधा की, आपके परिवार की। मैंने अपना सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर लिया। मैं कितना गिर गई अपनी खुशियों के लिए, किसी और की खुशियाँ छीन ली मैंने। मुझे अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा राजीव। मुझे आपसे दूर जाना होगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो अकेला, मेरे हाल पर। नैना ने रोते हुए कहा। अकेला छोड़ दूँ? क्या इसलिए साथ दिया था कि एक दिन बिल्कुल अकेला कर दूँ? इससे अच्छा था मैं तुम्हारा साथ कभी ना देता। कम से कम मेरी वजह से तुम अपने भाई और अपनी माँ को धोखा दिया। और रही बात परिवार की, तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है। जब मैं जिंदा ही नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तो परिवार के साथ क्या न्याय करूँगा? राजीव ने कहा। राजीव, मैं वसुधा के साथ गलत कर रही हूँ। मैं कभी उससे नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। मैं कसूरवार हूँ उसकी। नैना अब भी रोए जा रही थी। बस करो नैना, तुम्हारा एक एक आंसू सीना भेद देता है मेरा। जानती हो तुम कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, फिर भी। अच्छा, बाकी बातें बाद में, पहले मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ, फिर बाहर चलते हैं खाना खाने। वैसे एक बात है, इन मोटी मोटी आंखों में जब आंसू आते हैं ना, तो और भी खूबसूरत हो जाती हो तुम, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना चाय बनाने रसोई घर में गई। राजीव भी वहीं जाकर खड़े हो गए। वैसे जय कहाँ है? शाम हो रही है, घर में होना चाहिए, राजीव ने पूछा। पड़ोस में, उसके दोस्त का जन्मदिन है, वहीं गया है, नैना ने बताया। थोड़ी देर में जय आ गया। राजीव को देखकर खुश हो गया। जय अब छठी कक्षा में था। शाम को तीनों बाहर खाना खाने गए। जय के सामने दोनों ने उस विषय पर कोई बात नहीं की। घर आकर नैना की तबीयत बहुत खराब हो गई। लगातार उल्टियाँ हो रही थी। लगता है खाना हजम नहीं हुआ। कहीं खाना खराब तो नहीं था? राजीव ने चिंतित होकर कहा। नैना घबरा उठी। नैना ने दादी माँ के नुस्खे में पढ़ा था कि प्याज का रस लेने से उल्टियाँ बंद हो जाती है। उसने वही किया। थोड़ी देर बाद आराम भी मिल गया। तो अब तुम डॉक्टर भी बन गई हो, राजीव ने मजाक में कहा। राजीव, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे इस बार पीरियड्स भी नहीं हुए, नैना ने डरते हुए कहा। तो पहले क्यों नहीं बताया? रुको मैं अभी आता हूँ, कहकर राजीव चले गए। वापस ही में वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आए। ये लो, सुबह चेक कर लेना, और हर छोटी बात में इतना परेशान ना हुआ करो, राजीव ने कहा। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर सो गई। सुबह नैना ने चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो गर्भवती थी। क्या हुआ? राजीव ने पूछा तो उसने उन्हें सच बताया। राजीव ने खुशी से नैना को गले से लगा लिया। ओ नैना, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे दी। राजीव, आप पागल हैं क्या? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती। लोग क्या कहेंगे? नाजायज़। नहीं, मैं सुन रही हूँ वही काफ़ी है। आपको क्या पता कि सीने पर कितने तीर चलते हैं जब ख्याल आता है कि रखेल हूँ मैं आपकी, नैना ने गुस्से से कहा। नैना, खबरदार जो दोबारा खुद को इतनी गंदी गाली दी। पत्नी हो तुम मेरी। उस दिन भरा था ना तुम्हारी मांग में सिंदूर मैंने। सिंदूर भरने से पति पत्नी नहीं बन जाते राजीव, और मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, नैना ने भी दृढ़ता से कहा। नहीं नैना, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहुत मन्नतें मांगी है मैंने इसके लिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे पाँव भी पड़ता हूँ। राजीव, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या हो गया है? नैना ने राजीव को संभालते हुए कहा। इसे तुम मेरी आखिरी विनती समझना। प्लीज़ इस बच्चे को दुनिया में आने दो। राजीव की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। दोनों बैठकर काफ़ी देर तक एक दूसरे को समझाते रहे। नैना आज फिर दोराहे पर खड़ी थी। हालांकि निर्णय लेना उतना कठिन नहीं था, मगर दुविधा तो थी। नैना की जिंदगी अब एक नए दोराहे पर थी। अगले दिन राजीव नैना को डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा शारीरिक रूप से नैना इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बेहतर होगा कि आप अभी गर्भपात करवा लें, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। नहीं डॉक्टर, हम गर्भपात नहीं करवाना चाहते। कृपया कोई इलाज बताइए जिससे ये बच्चा इस दुनिया में आ सके, राजीव ने कहा। देखिए, आप गलत जिद कर रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो आगे चलकर तकलीफ ही मिलेगी, डॉक्टर ने समझाया। लेकिन राजीव की बार बार विनती करने के बाद डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, अगर शुरू के 4 महीने ठीक से निकल गए तो आगे सब ठीक होगा, मगर आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आई मीन कंप्लीट बेड रेस्ट। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रही हूँ जो 3 महीने तक नियमित रूप से ले लेंगे। खान पान और दवाइयाँ समय से होना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा।
कहकर राजीव नैना के साथ घर आ गई। राजीव, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। मान जाइए और ये जिद छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कल को यही बच्चा हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए, लोग उसे नाजायज़ कहे और वो इस सब को सह नहीं पाएगा। नैना भावुक हो गई। मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब इस बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। हाँ, तैयारी कर लो, हमें कहीं जाना है, राजीव ने कहा। मगर कहाँ? नैना ने पूछा। वो तुम्हें पता चल जाएगा। सुबह सुबह को तीनों एक साथ निकले। एक बहुत पवित्र शहर में, बहुत पवित्र स्थान पर राजीव ने वहाँ नैना के साथ विधिवत विवाह किया। अब तो कोई नहीं कहेगा नाजायज़। अब तुम पत्नी हो मेरी, राजीव ने कहा। सब मान भी लूँ तो भी हम धोखा दे रहे हैं ना वसुधा को, नैना ने कहा। ठीक है, तो मैं वसुधा को सब कुछ सच सच बता दूंगा, राजीव ने कहा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसे बहुत तकलीफ होगी, नैना ने राजीव को रोका। अगले दिन राजीव वापस चले गए। नैना को लगा कि अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगी तो शायद ये बच्चा इस दुनिया में ना आ पाए, और वो लापरवाही बरतने लगी। दवाइयाँ भी नहीं खाती थी। अभी 1 महीना ही बीता था कि नैना को रक्तस्राव शुरू हो गया। नैना ने इस बारे में राजीव को नहीं बताया। 4 दिन तक हुए रक्तस्राव को नैना ने मासिक धर्म समझा। उसे लगा अब सब ठीक हो गया है। अगले दिन उसे स्कूल की तरफ से एक यात्रा पर जाना था और किस्मत से उसी शहर जहाँ राजीव रहते थे। नैना पहुंची, अपना काम खत्म किया और फिर राजीव आ गए उसे लेने। दोनों साथ में घर गए। मुझे परसों फिर जाना है, दूसरे विद्यालय में ड्यूटी है, पास के ही शहर में। आजकल मोनू भी वहीं है और मम्मी भी। तो तुम जाओगी मोनू के घर? राजीव ने पूछा। नहीं, एक लंबी सांस लेते हुए नैना ने कहा। पर मम्मी को बता दिया है कि मैं आ रही हूँ, नैना ने बताया। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? राजीव ने कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, बस टिकट बुक कर दो मेरा, नैना ने कहा। वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, राजीव ने हंसते हुए कहा। तीसरे दिन नैना वहाँ से जाने के लिए निकली। राजीव और वो स्टेशन पहुँचे। ट्रेन भी समय से आ गई। जैसे ही नैना को ट्रेन में बिठाकर राजीव उसका सामान रखने लगे, उन्होंने देखा प्लेटफार्म पर वसुधा बच्चों और पापा के साथ जा रही थी। वसुधा यहाँ? कोई फ़ोन भी नहीं किया, राजीव ने आश्चर्य से कहा। वसुधा कहाँ? नैना ने पूछा। वो देखो, वो जा रहे हैं सब, राजीव ने नैना को दिखाया। हाँ, हो सकता है आपसे मिलने आए होंगे। आप जाइए, मैं भी निकलती हूँ, नैना ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय, राजीव ने कहा और वो चले गए। घर पहुँचे तो वसुधा, बच्चे और पापा पहले ही घर पहुँच चुके थे। वसुधा ने गुस्से से पूछा, नैना यहाँ आई थी? हाँ, राजीव ने भी बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। क्यों आई थी वो यहाँ? ये मेरा घर है, वो होती कौन है इस घर में आने वाली? वसुधा ने कहा। ये मेरा घर है वसुधा, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं, ये मैं निश्चित करूँगा, राजीव ने कहा। और मैं पत्नी हूँ आपकी, आपकी हर चीज़ पर अधिकार है मेरा, और आप पर भी, वसुधा ने कहा। हाँ है, मगर मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी है नैना, राजीव ने कहा। वसुधा के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे चक्कर आ गया। उसे लगा जैसे उस पर कोई बरसपात हुआ है। अगर नैना से प्यार करते हैं आप, तो मैं कौन? और इतने सालों तक जो मुझसे कस्में वादे किए, उनका क्या? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? क्यों, बताइए ना। वसुधा बिलख पड़ी। कभी नहीं सोचा था कि जिसे अपना ईश्वर माना वो मुझे इस तरह धुतकार देगा। मैंने क्या कमी रखी आपके लिए? कहाँ गलती हुई जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मुझे? बताओ, कहाँ कमी रखी मैंने? क्या है उस नैना में जो मुझ में नहीं? वसुधा लगातार रोए जा रही थी। बहू और बेटे के बीच की ये परेशानी राजीव के पापा से नहीं देखी गई। वो भी चिंतित होकर बाहर चले गए। वसुधा सारा दिन रोती रही और खाना भी नहीं खाया। राजीव ने कोशिश की खिलाने की, मगर उसने मना कर दिया। राजीव के पापा ने भी राजीव को काफ़ी समझाया और नैना से दूर रहने को कहा। उन्होंने कड़े शब्दों में राजीव को चेतावनी भी दे दी। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे। कब तक बेटे बहू को इस तरह देखते? रात को जब अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए, राजीव की आंखों में नींद थी ही नहीं अब। आज बहुत परेशान थे वो। तभी सीने में तेज़ दर्द की शिकायत हुई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन दोपहर तक राजीव थोड़े ठीक हुए तो रोते हुए अपने पापा से कहा, पापा, मैं नैना के बिना नहीं रह सकता। राजीव की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। नैना को इस विषय में कुछ नहीं पता था। मैं नैना से मिलना चाहता हूँ,
उसे कल आने के लिए कहो। राजीव के पापा ने उनसे कहा। नहीं पापा, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, उसे मेरे घर में नहीं बुलाइए, वसुधा ने कहा। मुझे उससे बात करना है, इसलिए बुलाना ही होगा, तुम परेशान मत हो। इस समस्या का हल अब जल्दी निकालना होगा, राजीव के पापा ने कहा। राजीव ने फ़ोन करके नैना को बताया कि पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह आकर मिलो। नैना ने हाँ कर दी। उधर वसुधा ने फेसबुक से नैना के भाई का नंबर निकाला और फ़ोन करके उसे सारी बात बताई। नैना के भाई ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया और नैना से इस बारे में बात करने को कहा। मम्मी ने नैना को समझाया। नैना, ये सब क्या कर रही हो तुम? किसी औरत का घर उजाड़ते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं थी, क्यों किया तुमने ऐसा? दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम बेटी हो मेरी, और भी बहुत कुछ मम्मी गुस्से में कही जा रही थी। नैना चुपचाप सुनती रही, रोती रही और बोली, मम्मी कुछ भी सोच समझ कर नहीं किया, बस हो गया। हो गया? बच्ची हो तुम, समझ नहीं है तुम में? ऐसे कैसे हो गया? चलो हो भी गया तो अब शर्म करो, अब तो अपने कदम पीछे कर लो। मम्मी ने नैना को बहुत कुछ जला कटा सुनाया, बहुत समझाने की कोशिश भी की। नैना चुपचाप सुनती रही, फिर फ़ोन रख दिया। रात भर यही सोचती रही कि अब क्या करेगी वो। आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। इधर नैना की रात आंसुओं में कटी, उधर वसुधा भी रात भर रोती रही, सोचती रही कि ये सब क्या हो गया। इतने वर्षों का साथ कहाँ कमज़ोर पड़ गया, कहाँ कमी रखी उसने? क्यों उसका पति उसे धोखा देता रहा? क्यों उसने नैना और राजीव पर इतना भरोसा किया? इस सब में उसका कसूर क्या था? उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है? क्या किसी को अपना सब कुछ समर्पण करना गुनाह है? हर हाल में राजीव का साथ दिया, जब वो कुछ भी नहीं थे तब भी, और आज सफलता के शिखर पर है तब भी। कभी कोई शिकायत नहीं की। उनका घर परिवार अपना घर परिवार समझा। सास ससुर को माँ पापा की तरह सम्मान दिया। फिर राजीव ने उसे धोखा क्यों दिया? आज उसे किस हालत में ला दिया? कोई औरत ये कैसे बर्दाश्त करे कि उसका पति किसी और से प्यार करता है? रात भर सवालों में उलझी वसुधा की आंखें समंदर बन चुकी थी। राजीव की आंखें भी कहाँ सोना चाहती थी, वो भी नदिया की धारा से बहे जा रही थी। नैना के बिना नहीं जी सकता। नैना को अगर खो दिया तो जिंदा लाश बन जाऊंगा मैं। कल पापा न जाने क्या कहे नैना से। कहीं वसुधा नैना के साथ कोई बदतमीजी ना कर दे। नैना शायद सह ले, मगर मैं कैसे सहूँगा? आज की रात बड़ी भारी थी। राजीव के लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपनी माँ, अपने भाई बहन, अपने दोस्त। आज कितनी अकेली हूँ मैं, और अब राजीव से दूर भी जाना है। हे ईश्वर, ये कहाँ आ गई मैं? क्या सोचा था और क्या हो गया? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसात सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। नैना को याद आया, जब पंकज के घर दुल्हन बनकर आई थी तब यही गाना गाया था उसने। आज न उसका कोई आंगन है, ना कोई साजन, सब खत्म हो गया। नैना घबराकर उठ बैठी, दोनों घुटनों में सिर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाही थी। ये सब क्या हो गया? कहाँ से चली थी मैं और कहाँ आ गई? क्या चाहा था और क्या कर बैठी? घंटों खुद को कोसती रही, रोती रही, मगर आंसू इसका हल थे ही नहीं। कभी कभी हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आज नैना, राजीव और वसुधा भी शायद ऐसे ही चक्रव्यूह में आ फंसे हैं। अगले दिन नैना राजीव के शहर पहुंचती है। राजीव उसे लेने स्टेशन जाते हैं। नैना, मुझे नहीं पता पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया है, मगर हाँ प्लीज़, आज तुम्हें भी मानना ही होगा सबके सामने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें भी कहना होगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, राजीव ने कहा। राजीव, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मगर जो भी है सही नहीं हो रहा है। मन बहुत घबरा रहा है। आप मुझसे वादा करो कि पापा और वसुधा मुझसे कुछ भी कहे आप चुप रहेंगे। मैंने गलती की है तो सुनना भी मुझे ही होगा। वसुधा की कसूरवार हूँ मैं, इसलिए जो भी कहे कम ही है। जिस गुनाह के लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती, उसके लिए मैं वसुधा से माफ़ी की उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं उसकी जगह होती ना जाने कब तक क्या कर बैठती, मगर सब कुछ जानकर भी उसने मेरे और आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। आज उसे अपना गुस्सा निकालने दीजिएगा। और पापा, आपके पापा मेरे लिए मेरे पापा के जैसे हैं। वो जो भी कहे सब आशीर्वाद ही होगा, नैना ने कहा। मगर नैना, ऐसी हालत में तुम्हें ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, राजीव ने कहा। आपको मेरे सिर की कसम,
आप कुछ नहीं कहेंगे। नैना ने विनती की। राजीव ने भी हामी भर दी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचे। नैना को देखकर वसुधा दुख, क्रोध और अपमान से भर उठी। शायद यही हाल नैना का था। गलानी और पश्चाताप की वजह से शायद किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी नैना। राजीव के पापा जी के चरण स्पर्श किए तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप अपना अखबार पढ़ते रहे। वसुधा रसोई घर में लगी रही, खाना बनाने में सुमन की सहायता करती रही। सुमन उनकी खाना बनाने वाली बाई थी। बच्चे जिन्हें शायद कुछ नहीं पता था, नैना को घर आया मेहमान मानकर उनके साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद बरामदे में अखबार पढ़ रहे पिताजी उठकर अंदर आ गए। वसुधा भी तब तक सुमन के साथ सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। नैना वहीं सोफे पर बैठ गई और राजीव भी। राजीव को जो कहना था वो कह चुका। अब बात तुमसे करना है। क्या तुम भी राजीव से प्यार करती हो, या तुम्हारी कोई ज़रूरत या कोई मजबूरी है, या राजीव ने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की? राजीव के पापा ने नैना से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ। इसमें राजीव का कोई कसूर नहीं। सारी गलती मेरी है। उन्होंने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। नैना ने कहा। क्या तुम भी राजीव से प्यार करती हो? उनका अगला सवाल। नैना ने एक नज़र उठाकर राजीव की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, हाँ। बेशर्मी तो देखो इसकी पापा जी, आपके सामने भी शर्म नहीं है। मन तो कर रहा है कि चप्पल उतारकर इसके मुंह पर मारूं। कहते हुए वसुधा ने अपनी चप्पल उतार ली। वसुधा, राजीव एकदम से चिल्लाई। ओह, तो इनके लिए आपको इतनी तकलीफ़ है, और मेरे लिए, मेरे दर्द का क्या, मेरी तकलीफ़ का क्या, जो तुम दोनों ने मिलकर मुझे दी है? बता सकते हो क्या कसूर था मेरा? तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ, और तुम्हारे माँ बाप का ख्याल अपने माँ पापा की तरह रखा, और बदले में क्या मिला? आज का ये दिन जब मेरा पति और उसकी प्रेमिका मेरे ही घर में, मेरे ही सामने बैठकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं, और इस 2 कौड़ी की औरत के लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मेरी तपस्या और प्रेम का बहुत अच्छा फल दिया आपने। कहते कहते वसुधा रो पड़ी। वसुधा, ये दोनों गलत है, गुनाहगार है, मगर मैंने नैना को खुद अपने घर में बुलाया है। आज वो बिना बुलाए नहीं आई, इसलिए कोई अपशब्द मत कहो। मैं बात कर रहा हूँ, तुम शांत रहो। राजीव के पिताजी ने कहा। शांत रहूँ? इनकी रास लीला देखकर भी शांत रहूँ मैं? आज तक चुप रही, उसका परिणाम ये है मेरे सामने। मेरा पत्नी अपनी प्रेमिका को घर ले आया, वो भी मेरी उपस्थिति में। वसुधा का दुख अब सहन शक्ति के बाहर था। नैना को मैं नहीं लाया, पापा ने बुलाया है। और हाँ, किसने कहा कि तुम अब तक चुप थी? तुमने नैना का नंबर फेसबुक और व्हाट्सएप के कितने गंदे ग्रुप में डाला, उसके पास कितने भद्दे फ़ोन कॉल आते थे। और तो और तुम्हारे भाई और अन्य रिश्तेदारों ने भी उसे कॉल करके क्या कुछ नहीं कहा। उसकी एक रात की कीमत तक लगा दी तुमने, और कहती हो कि चुप रही। राजीव भी अब गुस्से में थे। तो क्या करती? तुम्हें उसका बनते हुए चुपचाप देखती रहती, अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए चुपचाप देखती रहती मैं। तुम्हें कितना प्यार किया मैंने, बताओ कहाँ कमी रखी मैंने? क्यों आई ये तुम्हारी ज़िंदगी में? अपना घर बर्बाद कर लिया, अब मेरा करना चाहती है, फिर न जाने किसका करेगी। वसुधा ने रोते हुए कहा। मैंने क्या कमी रखी तुम्हें? सब कुछ तो दिया, अच्छा घर, ऐशो आराम, सारी खुशियाँ। बदले में क्या चाहा? सिर्फ नैना के साथ थोड़ा समय। राजीव ने कहा। शर्म मर गई है तुम्हारी, जो अपने पिताजी का भी लिहाज भूल गए तुम। इस तरह की बातें कर रहे हो। औरत को एक वक्त का खाना ना मिले तो चलेगा, उसे अच्छे कपड़े और गहने ना मिले तो भी चलेगा, मगर किसी भी सूरत में वो अपना पति किसी के साथ नहीं बांट सकती। वसुधा ने कहा। पूछ लो अपनी प्रेमिका से कि अगर वो मेरी जगह होती तो क्या वो बर्दाश्त करती ये सब जो मैं कर रही हूँ? बताइए मैडम, आप करती ये सब बर्दाश्त? वसुधा की आंखों में अब भी दुख, क्रोध और अपमान के आंसू थे। नहीं, कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ वसुधा, तुम जो चाहे सजा दो। नैना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, अब बोल पड़ी। क्या करूँ तुम्हारी इस पश्चाताप का? क्या करूँ तुम्हारी इन आंसुओं का? मेरा सब कुछ वापस दे सकती हो तुम? मेरी खुशियाँ लौटा सकती हो तुम? नहीं ना, तो फिर क्या करूँ मैं अब? और हाँ, सजा वो तो तुम दोनों को ईश्वर ही देगा। तुमने मुझसे मेरा पति छीना है, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मेरे बच्चों से उनका पिता छीना है, तुम्हारे बच्चे भी तरसेंगे पिता के प्यार के लिए। वसुधा अब भी रोए जा रही थी। जब सारी बातें तुम तीनों को ही करना है
तो कर लो फैसला भी तुम तीनों ही। मैं कब से समझा रहा हूँ कि मुझे बात करने दो, मगर किसी को कुछ नहीं सुनना। बुढ़ापे में बस यही दिन देखने को रह गया था। राजीव के पिताजी गुस्से से बोले और वहाँ से उठकर चले गए। अब खुश हो ना तुम, मेरे घर में कलह करवा के? यही चाहती थी ना तुम? कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, और तुमसे ज़्यादा गिरी हुई है वो औरत जिसने तुम्हें पैदा किया। सिर्फ चंद पैसों और नौकरी के लिए तुम किसी और के पति का बिस्तर गर्म कर रही हो। क्या शिक्षा दोगी अपने विद्यालय में अपने छात्रों को? यही अनैतिकता पढ़ाती हूँ उन्हें भी। थू है तुम जैसे शिक्षकों पर जो खुद नैतिकता भूल गए हैं। एक औरत होकर तुमने एक औरत का दर्द नहीं समझा। मगर तुमसे क्या शिकायत, धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया। उस इंसान ने जिसे अपनी ज़िंदगी का देवता माना था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान मुझे धोखा भी दे सकता है, जो मेरी छोटी सी हिचकी से परेशान हो जाता था, जिसने जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। वो कुछ साल अपनी कसम नहीं निभा सका। वसुधा का दुख को संभालना मुश्किल हो रहा था। ये धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं दोषी हूँ तुम्हारा वसुधा, मगर मैं नैना के बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो। राजीव ने वसुधा से कहा। मैं कोई देवी नहीं कि तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हारी प्रेमिका को भी माफ़ कर दूँ। मैं भी इंसान हूँ राजीव, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी गुस्सा आता है। रोते रोते वसुधा अपने कमरे में चली गई। राजीव जाइए और वसुधा से बात कीजिए, उसे इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आपको मानना है, जाइए प्लीज़। नैना के समझाने पर राजीव वसुधा के पास गए और नैना उठकर बाहर बगीचे में पड़ी कुर्सियों पर आकर बैठ गई। काफ़ी देर तक अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद राजीव के पिताजी आए और नैना से अंदर चलने को कहा। चलो नैना, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। नैना की आंखों में आंसू थे। जो भी हो रहा है उसका हल निकाला जाएगा, मगर पहले चलकर खाना खा लो, पिताजी ने जोर देकर कहा। आप खाइए ना, मुझे सच में भूख नहीं है, नैना ने जवाब दिया। पिताजी अंदर चले गए। नैना फिर वहीं बैठ गई। नैना की आंखें भर आई जब अंदर से वसुधा की आवाज़ आई। मैं नहीं खिलाऊंगी उसे अपने हाथ का खाना। ठीक है, तो फिर मुझे भी नहीं खाना। दूसरी आवाज़ राजीव की थी। ये सब क्या लगा रखा है, बंद करो ये बहस और सब खाना खाओ, पिताजी ने कहा। मैं नहीं खाऊंगा पापा, कहकर राजीव बाहर जाने लगे। राजीव, पिता हूँ तुम्हारा, मैंने कहा ना, खाना सब खाएंगे। जाओ बाहर से नैना को बुलाकर लाओ और वो भी साथ ही खाना खाएगी। पापा के कहने पर राजीव बाहर चले आई, मगर वसुधा ने नैना के साथ खाना खाने से मना कर दिया और राजीव के पीछे पीछे बाहर आ गई। चलो खाना खा लो नैना, राजीव ने कहा। पीछे पलटकर देखा तो राजीव और वसुधा खड़े थे। आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है, नैना ने जैसे ही मना किया वैसे ही राजीव के पिताजी ने आकर कहा। बड़ों का आदर तो कर ही सकती हो, अगर मैं कह रहा हूँ तो खा लो। तीनों चुपचाप अंदर आ गए। खाना लगा रखा था। राजीव जानते थे कि वसुधा के मना करने के बाद नैना कभी खाना नहीं खाएगी, इसलिए दही चीनी मिलाकर नैना को दी और खुद खाना खाने लगे। नैना आंखों में आंसू लिए वो दही चीनी खाती है और फिर उठकर बाहर जाती है। रात काफ़ी हो जाती है, बाहर सन्नाटा पसरा है। नैना उसी सन्नाटे में अपना वजूद ढूंढने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद राजीव बाहर आई। नैना को कार में बिठाकर बाहर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकी। राजीव ने नैना को गले से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। नैना, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, माफ़ कर दो मुझे, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, राजीव ने कहा। आपकी वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से। मैंने जो किया उसके लिए इतना शायद बहुत कम है राजीव। नैना की आंखों में अब भी आंसू थे। मगर आपको इस तरह मुझे लेकर नहीं आना चाहिए था, वसुधा को बुरा लगेगा, नैना ने कहा। मैं पापा के कहने पर आया हूँ, राजीव ने बताया। तो नैना सोच में पड़ गई कि पापा ऐसा क्यों कहेंगे। उस रात भी सबकी आंखों में नींद गायब थी। सब अपने अपने पहलू पर सोचते रहे। अगले दिन सुबह राजीव और वसुधा को किसी काम से भेजकर राजीव के पापा ने नैना से बात की। नैना, तुम मेरी बेटी जैसी हो। जो कुछ तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच है उसके लिए मैं अपने बेटे को दोषी मानता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत रही होगी। मेरे बेटे ने तुम्हारी सहायता की, अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से तुम्हारी सहायता की वो गलत है। वो अगर तुम्हें अपनी बहन बनाकर सहायता करता तो उससे ज़्यादा ये रिश्ता मैं और वसुधा निभाते।
मगर जो रिश्ता उसने तुम्हारे साथ कायम किया है वो गलत है। मेरी वसुधा बहुत समझदार और सहनशील है। उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की राजीव को पाने की, मगर नाकामयाब रही। मेरे लिए वो बहू नहीं, बेटी है। राजीव ने 2 जिंदगियां बर्बाद की है, तुम्हारी भी, वसुधा की भी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। यकीन मानिए, मेरा इरादा कभी ये नहीं था कि मैं वसुधा का घर बर्बाद करूं। मगर सब कुछ कैसे हो गया मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। वसुधा शायद मुझे माफ़ कर दे, पर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, नैना ने कहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो भी गलत था, मगर एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी की सहायता मुफ्त में नहीं करता, बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर रखता है। इसलिए सहायता के लिए बड़े हाथ हमेशा सोच समझकर थामना चाहिए। कोई भी पुरुष जल्दी किसी अकेली महिला की सहायता भाई बनकर नहीं करता। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। लेकिन अब राजीव की दीवानगी तुम्हारे लिए अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। अब शायद वो तुम्हारे बिना जीवित भी ना रहे। इसलिए मेरे बेटे की ज़िंदगी और मेरे घर की खुशियाँ तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता, पर आशा है कि मेरे घर की खुशियाँ वापस आ जाएगी। नैना चुपचाप सुनती रही। उन्होंने नैना के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा और कहा, अगर पिता की तरह माना है तो इस पिता की खुशियों का ख्याल रखना। मेरे राजीव की ज़िंदगी और मेरे परिवार की खुशियों को कुछ नहीं होना चाहिए। तब तक राजीव और वसुधा भी वापस आ गए। उसी शाम नैना वापस चली गई। अब नैना पहले से अधिक शांत रहने लगी। नैना को अपने किए का एहसास था, इसलिए अब राजीव से कम कर दी। उधर राजीव ने नैना का फ़ोन नंबर बदल दिया ताकि कोई और उसे फ़ोन करके परेशान ना करे। मगर नैना अक्सर तबीयत खराब का बहाना बनाकर बात करने से मना कर देती। नैना खुद को राजीव से दूर कर रही थी। उधर जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि गर्भपात नहीं हुआ है। नैना आश्चर्यचकित थी कि हर महीने लगातार मासिक धर्म होने के बाद भी वो गर्भवती है और 5वां महीना शुरू हो गया है। उसने डॉक्टर से गर्भपात के लिए कहा, मगर डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि अब समय अधिक हो गया है, बस बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो नैना को अपनी दवाइयाँ ठीक से लेनी होगी, नहीं तो बच्चा अपंग भी पैदा हो सकता है। नैना बहुत परेशान थी। इधर राजीव से रोज़ रोज़ के झगड़े करके वो थक गई थी। उधर राजीव ने वसुधा को ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया ताकि नैना के साथ कुछ पल वो चुपचाप सुकून के बिता सके। धीरे धीरे नैना की तबीयत खराब रहने लगी। नैना को एहसास हुआ कि जान है तो जहान है। अगर इस बच्चे को दुनिया में लाना ही है तो उसे स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए उसने खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। राजीव नैना के बदले व्यवहार से परेशान तो थे, मगर उन्हें पता था कि इसकी वजह क्या है। इसलिए ज़्यादातर समय वसुधा और बच्चों को देते, मगर कुछ पल चुराकर नैना के साथ अपनी खुशियाँ पूरी करते। समय बीतता गया और नैना की ज़िंदगी गुमनाम हो गई। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 लोग थे, राजीव, जय और उसकी माँ। माँ से भी बहुत कम ही बात होती थी। उसने खुद को अकेला कर लिया, सारे संपर्क खत्म कर दिए। सिर्फ राजीव थे जिनसे महीने 2 महीने में मिलना हो जाता था। वो भी राजीव की जिद थी कि अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि नैना अब अकेले जी सकती है। 8वें महीने में नैना ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में एक चांद सी प्यारी बेटी को जन्म दिया। हालात ज़्यादा नाजुक होने से नैना को 2 बोतल खून राजीव ने दिया। कुछ दिनों बाद नैना स्वस्थ होकर घर आ गई। घर, हाँ, घर ही तो था वो जिसमें नैना थी, जय था और नैना की तन्हाई थी। मगर बेटी के आने से नैना का जीवन फिर से महक उठा। नाम रखा साक्षी, हमारे प्यार की साक्षी, राजीव ने कहा। राजीव, आपने वादा किया था कि बच्चे के आने के बाद आप मुझे वही देंगे जो मैं मांगूंगी, नैना ने कहा। हाँ मांगो, आज जान भी मांगो तो दे दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बेटी दी है, मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी कर दी है। 2 बेटे तो थे, मगर बेटी की कमी मुझे हमेशा खलती रही, राजीव ने कहा। तो फिर वापस चले जाइए अपने परिवार के साथ, छोड़ दीजिए हमें अब। हम तीनों अब अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेंगे। अच्छी नौकरी है मेरी, सब संभाल लूँगी मैं, नैना ने कहा। नैना, जी भर के प्यार तो कर लूँ अपनी बिटिया को, और फिर अब मैंने सब ठीक कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा समय देता हूँ वसुधा को, वो भी अब खुश है। फिर तुम्हें क्या परेशानी है, राजीव ने कहा। आज नहीं तो कल परेशानी होगी। इससे पहले कि दोबारा कोई बात उठे,
हमें अलग हो जाना चाहिए, नैना ने कहा। फिर वही बात, अलग हो जाओ। जब वसुधा खुश है, मैं खुश हूँ, फिर तुम क्यों दूर जाना चाहती हो? राजीव, मैं दोबारा वो सब नहीं देखना चाहती जो अतीत में मैंने देखा है। मैं दोबारा वसुधा के सामने गुनाहगार बनकर नहीं जा सकती। राजीव ने नैना को समझाने की कोशिश की, मगर नैना मन ही मन ठान चुकी थी कि उसे क्या करना है। वह अब भी राजीव से कम बात करती। कभी साक्षी की देखभाल का बहाना तो कभी काम का दबाव कहकर बात करने से मना कर देती। नैना ने अब अपनी दुनिया सीमित कर ली थी, जिसमें जय, साक्षी के अलावा कोई नहीं था। मगर राजीव भी नैना के बिना ना जीने की कसम खा चुके थे। नैना के बदले व्यवहार से परेशान तो थे, मगर कोशिश करते थे कि वसुधा या नैना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जहाँ अकेलापन अभिशाप है, वही एकांत वरदान है। मगर शायद सबसे ज़्यादा कष्टदायी अकेलापन ही होता है। सारे रिश्ते सब कुछ होने के बाद भी नैना आज अकेली थी। वजह नैना खुद थी। उसने खुद ही सबसे किनारा कर लिया था। अब बारी राजीव की थी। उनसे भी काफ़ी हद तक दूरियां बढ़ा चुकी थी वो। राजीव नैना के इस बर्ताव से जहाँ बहुत ज़्यादा आहत थे, वही उन्हें भरोसा भी था कि समय आने पर वो नैना को मना लेंगे। बातें और मुलाकातें पहले से कम हो गई थी। उधर वसुधा को राजीव ने ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया था और अपने साथ भी ले आए थे। अब वसुधा राजीव के साथ ही रहती थी, इसलिए भी खुश थी। मगर कभी भी राजीव के मन से नैना के लिए प्यार कम नहीं हुआ। वो सिर्फ नैना को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सबको खुश करने की कोशिश करते। समय गुजर रहा था। इस बार राजीव और नैना की मुलाकात को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। राजीव अवसर की तलाश में थे कि कैसे जाया जाए। साक्षी भी अब 1 बरस की होने को आई थी। उसका जन्मदिन भी आने वाला था। अगले महीने साक्षी का पहला जन्मदिन था। मैं चाहता हूँ कि हम साथ में धूमधाम से मनाएं, राजीव ने कहा। नहीं, मुझे अवकाश नहीं मिलेगा, मैं यही मना लूँगी, नैना ने टालने की कोशिश की। बस करो नैना, और कितना दूर करोगी मुझे खुद से? बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ये नाटक, और कितना पत्थर दिल बनोगी? तुम तो ऐसी नहीं थी। सबकी खुशियों के लिए मेरी खुशियाँ क्यों छीन रही हो? तुम जैसा चाहती थी मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया। वसुधा को ले आया हूँ और खुश भी है। वो सब ठीक है अब तो, राजीव ने कहा। हाँ तो सब ठीक ही चलने दीजिए, क्यों मिलने की जिद कर रहे हैं? फिर से अगर वसुधा को पता चला तो फिर सब खत्म हो जाएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, नैना ने कहा। मैं भी इंसान हूँ, कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं कि तुम जैसा चाहोगी वैसा चलाओगी। तुमने कहा, मैं वसुधा को अपने साथ रखने लगा। खुश भी रखता हूँ, पूरा ध्यान रखता हूँ। घुमाना फिराना खाना पीना जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा किया, और सब खुश भी है। अब कुछ पल मुझे भी दो खुशियों के। मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। 6 महीने हो गए मैंने साक्षी को गोद में नहीं लिया। क्यों मुझे सज़ा दे रही हो, और किस बात की? मैं साक्षी के जन्मदिन पर आऊँगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि मैं वसुधा को सब कुछ बताकर आऊँ या तुम शांति से मिलने दोगी मुझे, राजीव ने कहा। नैना थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मगर ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। साक्षी की कसम खाकर वादा कीजिए, तभी मिलने आऊँगी मैं, नहीं तो कभी नहीं, नैना ने कहा। राजीव मुस्कुराए। तुम इतनी पत्थर दिल भी हो सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी ये शर्त भी मान लूँगा मैं। मगर एक बात बिल्कुल सच बताना, तुम्हें मेरे सिर की कसम, अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो मेरे बिना जी लोगी तुम? राजीव ने पूछा। नैना का दिल धक से रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। राजीव की मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकती वो। ये क्या फिजूल का सवाल है राजीव? बेमतलब की बातें ना किया कीजिए मुझसे, नैना ने गुस्से से बात को टालना चाहा। हाँ या ना, सिर्फ इतना बोलो, राजीव ने कहा। फिर वही, नैना ने कहा। हाँ या ना। राजीव का सबर तेज हो गया, लगभग चिल्लाते हुए कहा। एक पल को नैना डर गई, फिर खुद को मजबूत किया, आंखें बंद की। एक पल में हजारों तस्वीर घूम गई उसकी आंखों के आगे। राजीव से पहली मुलाकात से लेकर वसुधा के आंसू, उनके पिताजी की विनती और अपनी माँ की नफरत। मैंने कहा हाँ या ना। इस बार राजीव का सबर और भी तेज था। नैना खुद को संयत करते हुए बोली, हाँ। सोच लो नैना, कहीं ऐसा न हो अपने इस एक हाँ के लिए तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। नैना की आंखों में कैद आंसू अब आज़ाद होकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे। हाँ, जी सकती हूँ मैं आपके बिना, जब मैं अपने पापा के बिना जी सकती हूँ, मम्मी
और भाई से दूर रहकर जी सकती हूँ तो आपके बिना भी जी सकती हूँ। नैना ने कठोरता से कहा। अब तुम झूठ बोलने में परफेक्ट हो गई हो। कितनी खूबसूरती से झूठ बोल दिया तुमने। नैना, शायद तुम खुद को इतना नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। खैर चलो ठीक है, साक्षी के जन्मदिन की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, ये वादा है तुमसे। अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो यही सही। आज तक तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है, आगे भी रखूँगा। मगर एक बात याद रखना, हमेशा मैंने तुम्हें तन मन और आत्मा से प्रेम किया है। इतना प्रेम जितना मैंने ना कभी किसी से किया और ना कर सकता हूँ। सब कुछ खोकर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सका तो वादा है तुमसे ज़रूर लाऊंगा। जान हो ना तुम मेरी। बाई, मिलते हैं साक्षी के जन्मदिन पर, कहकर नम आँखों से राजीव ने फ़ोन रख दिया। नैना बहुत देर तक फ़ोन को हाथ में लिए रोती रही। खुद की कठोरता पर गुस्सा आ रहा था उसे, पर आज फिर शायद मजबूर थी वो, क्योंकि किसी और की खुशियाँ जो उसने छीनी थी वो भी तो लौटानी थी। एक एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। राजीव से पहली मुलाकात, गंगा मैया का किनारा, घंटों बैठना, राजीव की छोटी छोटी शरारतें। कभी नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती तो कभी आंसुओं की बाढ़। फिर घबराकर नैना उठी और अंदर मंदिर के पास गई। मंदिर में से गणेश जी की प्रतिमा को उठाया जो राजीव ने दी थी, गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और फिर तब तक रोती रही जब तक मन का बोझ हल्का नहीं हो गया। फ़ोन उठाया, मम्मी को फ़ोन मिलाया। हेलो मम्मी। रोते रोते मम्मी को सारी बात बताई। जब कदम बढ़ा ही लिया है तो रोना कैसा। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजीव को उसका परिवार संभाल लेगा, मम्मी ने कहा। हाँ मम्मी, मैं जल्दी ही आऊँगी, बस साक्षी का जन्मदिन हो जाए, नैना ने कहा और फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद राजीव ने खुद फ़ोन करना कम कर दिया। नैना समझ गई कि वो अपने इरादे में कामयाब हो गई है। कुछ दिन के बाद उसने राजीव की फेसबुक पर बहुत सारी पिक्चर देखी। राजीव, वसुधा, पापा, मम्मी, बच्चे, राजीव की बहन सब साथ में थे, कहीं बाहर घूमने गए थे, सब खुश दिख रहे थे। राजीव और वसुधा की भी साथ में प्यार से ली गई बहुत सारी फ़ोटो थी। नैना को वो सब देखकर संतुष्टि हुई कि अब वो अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाएगी। उसे खुशी थी कि सब कुछ ठीक होने लगा है। धीरे धीरे दिन गुजरे और साक्षी का जन्मदिन भी करीब आ गया। नैना ने जय को उसकी मम्मी के पास भेज दिया और वो और साक्षी राजीव से मिलने की तैयारी करने लगे। शाम को राजीव का फ़ोन आया। मेरा तुम्हारा रिश्ता गंगा मैया के सामने शुरू हुआ कानपुर से, उन्हीं के सानिध्य में आगे बढ़ा बनारस, इलाहाबाद और कोलकाता में। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात भी गंगा मैया के सानिध्य में हो, ताकि मैं तुम्हें गंगा मैया की छत्र छाया में सौंप दूँ। वो तुम्हें और बच्चे को हमेशा खुश रखे। इसलिए हम हरिद्वार में मिलेंगे, ठीक है? नैना ने कहा। मैंने टिकट करवा दी है, कल शाम को निकलना है, परसों सुबह मिलते हैं हरिद्वार में, राजीव ने कहा और फ़ोन रख दिया। आवाज़ में बहुत बेरुखी थी। नैना ने तैयारी की और अगले दिन शाम को निकल पड़ी आखिरी मुलाकात के लिए। साक्षी का पहला जन्मदिन है और नैना और राजीव की आखिरी मुलाकात। नैना साक्षी के साथ हरिद्वार पहुंचती है। राजीव वहां पहले से पहुंच चुके हैं। रुकने के लिए धर्मशाला लेते हैं और फिर घाट पर पहुंचते हैं। साक्षी के जन्मदिन की पूजा होती है, गरीबों को भोजन करवाते हैं और फिर तीनों वहीं घाट पर बैठ जाते हैं। ना नैना कुछ बोलती है, ना राजीव, दोनों खामोश हैं। हाँ, राजीव साक्षी के साथ ज़रूर हंसते मुस्कुराते हैं, उसे गोद में लेकर खूब प्यार करते हैं। काफ़ी देर तक घाट पर बैठने के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं और वापस धर्मशाला में आ जाते हैं। अब राजीव साक्षी के लाए हुए उपहार निकालते हैं। ये सब साक्षी के लिए, इतने सारे उपहार और इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस। नैना ने पूछा। हाँ, क्योंकि आखिरी मुलाकात है ना, तो कुछ ड्रेसेस थोड़ी बड़ी ले आया, ताकि जब भी तुम ये ड्रेसेस पहनाओ तो याद तो करोगी, वरना तो पत्थर दिल हो गई हो, राजीव ने कहा। हर बात में ताना मारना ज़रूरी है, नैना ने कहा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर इस तरह मुझे छोड़ना भी तो ज़रूरी नहीं था, राजीव ने कहा। नैना ने नज़रें झुका ली। खैर छोड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए। एक पैकेट देते हुए राजीव ने कहा। मेरे लिए? क्या? नैना ने पूछा। खुद ही देख लो, राजीव ने कहा। नैना ने खोलकर देखा तो उसमें साड़ियाँ थीं। इतनी सारी साड़ियाँ, हे भगवान, नैना ने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम जब भी इन्हें पहनोगी मेरी याद आएगी, राजीव ने भावुक होते हुए कहा।
मगर मेरे पास आपकी दी हुई बहुत सी साड़ियाँ पहले से ही है, नैना ने कहा। यह आखिरी मुलाकात की है ना, तो कुछ खास होनी चाहिए, राजीव ने कहा। नैना चुप रही। एक और पैकेट दिया, अब इसमें क्या है, नैना ने पूछा। खुद ही देखो ना, राजीव ने कहा। पैकेट खोलकर देखा तो रॉयल ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी और एक उतना ही खूबसूरत हार था। राजीव, ये सब क्यों, नैना ने पूछा। आखिरी मुलाकात है ना, इसलिए। राजीव की आंखों में नमी थी। नैना ने गहरी सांस ली, खुद को संयत किया। और कुछ, नैना ने पूछा। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। आज का पूरा दिन मेरी मर्जी से आखिरी मुलाकात है ना, राजीव ने फिर कहा। बस कीजिए राजीव, कितना ताना मारोगे, नैना ने कहा। चलो उठो, कहीं चलना है, राजीव ने कहा। कहाँ, नैना ने पूछा। भरोसा है ना मुझ पर, तो चलो जहाँ मैं ले चलूँ, राजीव ने कहा। दोनों निकले वहाँ से। थोड़ी देर बाद एक ब्यूटी पार्लर पहुँचे। बुकिंग पहले से थी। वही ब्लू साड़ी निकालकर नैना को दी और तैयार होने को कहा। तुम जाओ और थोड़ा सा समय हम पिता पुत्री को भी दो अकेले बिताने के लिए। आखिरी मुलाकात है ना, नैना बिना कुछ कहे चली गई। थोड़ी देर बाद जब नैना तैयार होकर बाहर आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसे मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था, राजीव गुनगुना रहे थे। अब नैना भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई। क्या बात है, आखिरी मुलाकात में बहुत खुश हो, नैना को मुस्कुराते देखकर राजीव ने फिर ताना मारा। अब बस भी कीजिए राजीव, नैना ने कहा और आकर कार में बैठ गई। राजीव ने हार निकाला और अपने हाथों से नैना को पहना दिया और दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। नैना देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि पूरा रेस्टोरेंट गुब्बारों से सजा हुआ था। हैप्पी बर्थडे साक्षी लिखा हुआ एक कोना बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। नैना ने राजीव की तरफ देखा, जैसे मानो उसकी नज़रें पूछ रही थी कि इतना सब क्यों। आखिरी मुलाकात है ना, चलो चलो अंदर चलो, साक्षी का केक भी आ गया। तभी राजीव उठ खड़े हुए और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे, आप सभी से अनुरोध है कि आज मेरी बेटी का प्रथम जन्मदिन है। आप सभी हमारी खुशियों में शामिल होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग उठकर वहाँ एकत्रित हो गए। साक्षी का केक काटा गया। सबने उसे अपना अपना आशीर्वाद दिया। साक्षी का जन्म धूमधाम से मनाया गया। फिर खाना खाया। साक्षी अब थककर सो चुकी थी। रात में दोनों पिक्चर देखने गए। बाजीराव मस्तानी। पिक्चर देखते देखते जितना दोनों आंसू बहे, इतने शायद आज तक नहीं बहे। नैना, अगर हमारी प्रेम कहानी का अंत भी ऐसा ही हुआ तो, राजीव ने कहा। नहीं राजीव, ऐसा मत कहिए, इतनी बड़ी सज़ा नहीं सह पाऊंगी मैं, नैना ने कहा। झूठी, उस दिन तो कह रही थी कि जी लूँगी तुम्हारे बिना, राजीव ने नैना को याद दिलाया। वो मैंने गुस्से में कहा था, जिंदा लाश बनकर नहीं जी पाऊंगी मैं, नैना बिलख पड़ी। पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आंसू पोंछो, बेमतलब हर समय मेरी सबसे अजीज चीज़ ये आंसू बहाती रहती हो, राजीव ने नैना के आंसू पोंछते हुए कहा। देर रात दोनों की ट्रेन थी अलग अलग, क्योंकि अब रास्ते अलग होने थे। नैना और राजीव वापस धर्मशाला में आ गए। आखिरी मुलाकात तुम कभी नहीं भूलोगी नैना, मैं तुम्हें हमेशा याद आऊँगा, तुम मुझे यूँ भूल ना पाओगे, राजीव गुनगुना रहे थे। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले, राजीव अब भी गुनगुना रहे थे। ओ, ये क्या हमारी नैना की आंखों में आंसू, क्या हम इतना बुरा गाते हैं, क्या वाकई इतना बेसुरा गाया कि तुम रो रही हो। नैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। नैना, ये आंसू बहुत कीमती है, इन्हें यूं ही मत बहाओ। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं, मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। राजीव फिर गुनगुनाने लगे। बस कीजिए राजीव, बस कीजिए, बहुत हो गया, नैना ने गुस्से में कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, नैना बस करो, बहुत हो गया, क्यों खेल रही हो मेरी ज़िंदगी से। कहते कहते राजीव की आंखों में आंसू आ गए। नैना झेंप गई, कुछ नहीं बोली। नैना, तुमने ठान ही लिया है तो साथ दूंगा तुम्हारा, मगर मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम कभी नहीं रोओगी। राजीव ने नैना का हाथ अपने सिर पर रख लिया। आंखों में आंसू लिए नैना ने हमें गर्दन हिलाई। झूठी, अभी मेरे सामने ही रो रही हो। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा कि कभी रोना नहीं, क्योंकि मोटी मोटी आंखों में जब भी आंसू आते हैं तो और भी खूबसूरत हो जाती है ये। कहते हुए राजीव और नैना दोनों मुस्कुरा दिए। अच्छा, एक आखिरी वादा, बोलो मानोगी,
राजीव के पूछने पर नैना फिर हाँ में गर्दन हिलाई। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वादा करो मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। तुम तन से मन से सिर्फ मेरी रहोगी। तुम मेरी अमानत हो और कोई मेरी अमानत को छू ना पाए, इसका ख्याल रखना। अगर मेरे बाद किसी ने भी तुम्हें स्पर्श किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा। कहते कहते राजीव की आंखें भर आई। दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। आखिरी मुलाकात अब आंसुओं में भीग चुकी थी। राजीव किसी छोटे बच्चे की तरह नैना के गले लग गए। अरे मैं तो भावुक हो गया। चलो ट्रेन का समय हो गया, राजीव ने कहा और दोनों वहाँ से निकल लिए। रास्ते भर दोनों खामोश थे, मगर न जाने क्यों दोनों की आंखें लगातार बरस रही थी। हरिद्वार स्टेशन। राजीव की ट्रेन पहले आई, इसलिए वो जाने लगे। नैना को एक आखिरी बार गले से लगाया। साक्षी को भी गले लगाकर प्यार किया। नैना, जब साक्षी बड़ी हो जाए तो इसे ज़रूर बताना कि इसके पापा इसे बहुत प्यार करते थे, मगर मजबूर थे कि एक पिता का प्यार नहीं दे पाए। कहते हुए राजीव ने साक्षी का माथा प्यार से चूम लिया। नैना कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए चुपचाप खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। अच्छा चलो आज पैर छू लो मेरे, राजीव ने कहा। नैना ने चौंक कर राजीव को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जब अंतिम विदाई होती है तो पैर छूकर विदा करते हैं, राजीव ने कहा। नैना ने झुककर पैर छू लिए। राजीव ने नैना को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। अच्छा चलता हूँ, अपना और साक्षी का ख्याल रखना। आज से मेरी और तुम्हारी दुनिया अलग अलग। तुम अपनी दुनिया में खुश रहना, मैं अपनी दुनिया में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कहकर राजीव चले गए। नैना का मन हुआ कि उन्हें जाने से रोक ले, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर आंखों में आंसू लिए राजीव ने नैना को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। नैना ने भी भीगी आंखों से राजीव को विदा किया। आज दोनों के रास्ते अलग हो गए। नैना के देखते ही देखते राजीव आंखों से ओझल हो गए। 2 घंटे बाद नैना की ट्रेन थी, मगर ट्रेन 2 घंटे और लेट हो गई और फिर 2 घंटे और। ट्रेन सुबह 4 बजे आई। रात भर की जगी नैना ट्रेन में जाते ही सोना चाहती थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि राजीव पहुंच गए होंगे अब तक। स्टेशन से कार भी ले ली होगी, आगे के रास्ते पर भी निकल गए होंगे। सोचते सोचते नैना सो गई। आज से नैना और राजीव बिछड़ गए हमेशा के लिए। सुबह करीब 7:30 बजे नैना चौंक कर उठी, पसीने से तर, डरी घबराई। उसे लगा जैसे राजीव ने उसे पीछे से आवाज़ दी हो कि मैं आ गया नैना। नैना ने खुद को संभाला। उसे लगा रात भर जागने की वजह से शायद बेचैनी हो रही है, मगर नैना की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोने लगे। बार बार राजीव का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। अब नैना के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। तब नैना ने राजीव के नंबर पर कॉल किया। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल लगातार करती रही। फ़ोन नहीं उठ रहा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजीव ने एक बार में कॉल ना उठाया हो, बल्कि वो अपना फ़ोन बाथरूम में साथ रखते थे कि कहीं नैना का मिस कॉल ना आ जाए। नैना लगातार फ़ोन करती रही, मैसेज भी भेजे, पर कोई उत्तर नहीं। आंखों से अब भी आंसू लगातार बह रहे थे। नैना का स्टेशन आ चुका था। वो ट्रेन से उतरी और वहीं प्लेटफार्म पर बैठ गई। काफ़ी देर बाद फ़ोन उठा। आवाज़ किसी अनजान की थी। हेलो, मुझे राजीव से बात करना है, नैना ने घबराकर कहा। मैडम, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उनका ये फ़ोन है। श्रीमान राजीव शर्मा, उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैसे आप इनकी कौन? नैना के हाथों से फ़ोन छूट गया। साक्षी भी उसकी गोद से लुढ़क कर गिर गई। राजीव अब इस दुनिया में नहीं थे। राजीव और नैना की दुनिया सच में अलग हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। आज सब कुछ खत्म हो गया। जिसके लिए नैना ने अपना सब कुछ छोड़ा, वही आज नैना को छोड़कर चला गया। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। आवाज़ राजीव की थी। कहा था नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना, अब तो मान गई कितना प्यार करता हूँ तुमसे। नैना चीख पड़ी, राजीव। तो दोस्तों, आपको नैना और राजीव की प्रेम कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।